तो आज हम बात करने वाले हैं बातचीत क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें सारा पॉइंट्स आपको कवर कर दिया जाएगा, मतलब कि सिर्फ एक वीडियो से आपका पूरा के पूरा अध्याय, पूरा का पूरा चैप्टर, लेखक परिचय और संपूर्ण अर्थ दोनों इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि बातचीत है क्या। तो बातचीत एक ललित निबंध है। क्या है, कैसा निबंध है? एक ललित निबंध है, ठीक है। उसके बाद अब बात किया जाए इनके लेखक की। तो इनका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट। इनके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1844 ईस्वी, 20 जून 1844 ईस्वी, 20 जून 1844 ईस्वी, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी। इनका निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी, ठीक है। तो अब इनका बात किया जाए निवास स्थान की। तो निवास स्थान इनका क्या है? इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद या तो फिर प्रयागराज, जो कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। अब इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। वो क्या है? एक व्यापारी, पेशे से वो क्या है? एक व्यापारी है। इनकी माता क्या है? इनकी माता का नाम पार्वती देवी है। बालकृष्ण भट्ट का माता जी का नाम क्या है? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या है? पार्वती देवी, ठीक है। आगे पॉइंट की बात किया जाए तो इनकी माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन को रुचि एवं लालसा जगाई थी। तो इस यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आता है कि बालकृष्ण भट्ट के अध्ययन को रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो उनकी माता जी ने। इनकी माता कौन का नाम क्या है? पार्वती देवी। इनकी माता का नाम क्या है? पार्वती देवी, ठीक है, पार्वती देवी। आगे इनके शिक्षा की बात किया जाए तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए, ठीक है। प्रारंभ में क्या किए? संस्कृत का अध्ययन किए थे। प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? संस्कृत विषय का अध्ययन किए थे, ठीक है, संस्कृत। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो 1867 ईस्वी में प्रयाग यानी प्रयागराज के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1867 ईस्वी में प्रयागराज के मिशन स्कूल से किस चीज़ की परीक्षा दिए थे? एंट्रेंस की एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। कब दिए थे? 1867 ईस्वी में दिए थे, 1867 ईस्वी में। अगला पॉइंट की बात किया जाए वृत्ति या कार्य। तो 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1869 से लेकर 1875 तक क्या किए? अध्यापन किए, मतलब टीचिंग किए। कौन से स्कूल में? मिशन स्कूल में। कहाँ के मिशन स्कूल? प्रयाग के मिशन स्कूल में, ठीक है। आगे 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1885 ईस्वी में CAB स्कूल में किस सब्जेक्ट का अध्यापन किए थे? संस्कृत विषय का, संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत है। कौन सा स्कूल में? CAB स्कूल में। और कब किए थे? 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए थे। नेक्स्ट 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर। तो एक कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में प्रयाग के कौन सा पाठशाला? कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन, मतलब वहाँ भी टीचिंग किए थे। कौन से? कायस्थ पाठशाला में। उसके बाद उग्र स्वभाव, मतलब गुस्सैल वाला स्वभाव के कारण नौकरी क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। 1888 ईस्वी की बात हो रहा। और उसके बाद क्या करने लगे? उसके बाद फिर लेखन कार्य पे ही निर्भर रहे। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष परिस्थिति। अब यहाँ पे इसकी बात किया जाए तब पिता के निधन के उपरांत पैतृक व्यवहार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना पड़ा। पिता के निधन के उपरांत इनको गृह कलह का सामना करना पड़ा, ठीक है, पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर। उसके बाद पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। उसके बाद क्या किए? साहित्य के प्रति समर्पित रहे पैतृक घर छोड़ने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हो। आगे बात किया जाए रचनात्मक सक्रिया के बारे में। तब भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी
सभा प्रयाग की ओर से 1887 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाले थे? 1887 ईस्वी में। और वे इसे कितनों वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक। और किन से प्रेरणा लिए थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे है 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। ठीक है, 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, यानी वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब किए थे? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट की बात किया जाए तो 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, 1886 में लाला श्रीनिवास के किस स्वयंवर की कठोर आलोचना किए थे? तो कौन सा स्वयंवर हो जाएगा? संयोगिता स्वयंवर। कौन सा हो जाएगा? संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, आगे बात किया। आगे है, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा स्वभाव न होने के कारण अलग हो गए। तो ये कहाँ गए थे? काशी गए थे। किनके बुलाने पे गए थे? किनके बुलाने पे गए थे? तो श्याम सुंदर दास के बुलाने पे गए थे। श्याम सुंदर दास के बुलाने पे गए थे। ठीक है, और हिंदी शब्दकोश संपादन के लिए गए थे। और उसके बाद फिर क्या हो गया? अलग हो गए। अच्छा व्यवहार न होने के कारण अलग हो गए। ठीक है, आगे इनकी रचनाएं की बात किया जाए तब इनका रचनाएं क्या है? पहला रहस्यमय कथा, सेकंड में दूसरा नंबर क्या है? नूतन ब्रह्मचारी। उसके बाद क्या है? 100 अजान 1 सुजान। उसके बाद क्या है? गुप्त बैरी। उसके बाद क्या है? रसाचल यात्रा। उसके बाद क्या है? उचित दक्षिणा। उसके बाद क्या है? हमारी घड़ी। उसके बाद क्या है? सद्भाव का अभाव। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा गया वो ये वाला पूछा गया, नूतन ब्रह्मचारी। ऐसे तो सबको याद रखना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा है जो बालकृष्ण भाट का उपन्यास है। तो इसमें से अगर सभी याद रहेगा तभी तो आप बना पाएंगे, नहीं तो फिर कैसे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके नाटक की बात किया जाए तो इनके नाटक में अब क्या क्या? इनके नाटक में है पद्मावती, उसके बाद शिशुपाल वाद, उसके बाद सीता वनवास, उसके बाद रेल का विकट खेल, उसके बाद बाल विवाह। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेल का विकट खेल इनका नाटक है। इनका है बालकृष्ण भट्ट का। उसके बाद इनका निबंध की बात किया जाए, इनका निबंध की बात किया जाए तब ये निबंध कितने लिखे हैं? 1000 के आसपास। इनका निबंध लिखने के कुल कितने लिखे हैं? तो 1000 आसपास संख्या में है। जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसने है? तो महत्वपूर्ण है 100, मतलब 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन निबंध कितने लिखे हैं? तो 1000 लिखे हैं। ठीक है, आगे इनके बात किया जाए तो भाट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाट निबंधमाला है वो कितने खंडों में बटा हुआ? तो क्या हो जाएगा? 2 खंडों में बटा हुआ। ठीक है, जिसमें से एक संग्रह क्या है? प्रकाशित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि बालकृष्ण भाट हैं जो किस काल के निबंधकार हैं? किस काल के निबंधकार हैं या किस काल के लेखक हैं? तो क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के लेखक हैं। ठीक है, अब अगला सवाल यहाँ पे ये आता है कि बालकृष्ण भाट हैं जो किस युग के लेखक हैं? तो क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के। ठीक है, अब अगला तीसरा नंबर पे बात किया जाए इनके प्रहासन की बात किया जाए तो तीसरा तो जैसा काम वैसा परिणाम एक हो गया। दूसरा नंबर पे नई रोशनी का बीच है। उसके बाद अनाचर विडम्बन है। तो ये सब जो है इनका क्या है? प्रहासन है। ये इसको भी आपको याद रखना, ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो आपको इम्पोर्टेंट, जैसा काम वैसा परिणाम, ये सबको आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पे एक ये है कि बालकृष्ण भट्ट हैं जो क्या थे, मतलब क्या क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? सबसे पहले प्रमुख साहित्यकार हैं। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट एक महान पत्रकार हैं। बालकृष्ण भट्ट एक निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट एक आलोचक है। बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार भी है। तो इन सबको पॉइंट को आपको याद रखना है। ये सब्जेक्टिव में काम देता है या फिर ऑब्जेक्टिव भी इससे आ सकता है। ठीक है, आगे। अब बालकृष्ण भट्ट के कलात्मक निबंधों की संख्या कुल कितनी है? तो 100 है। कितना है? 100 है। कलात्मक निबंध कितने बालकृष्ण भट्ट के? 100 है। ठीक है, 100। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में इन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑफ स्टील की श्रेणी में रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑफ स्टील की श्रेणी में रखा है। तो किसने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन से तुलना किया? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने हो जाएगा।
ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के। तो यहाँ पे सवाल इस तरह से भी आता है कि हिंदी में एडिशन किसे कहा जाता है, एडिशन किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, एडिशन किसे कहा जाता है, एडिशन किसे कहा जाता है। तो यहाँ हम सबको मान रहा बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल है। एडिशन किन्हें कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें तीक्ष्ण बुद्धि वाला किसने कहा था, तो इन्हें तीक्ष्ण बुद्धि वाला किसने कहा था, तो रामविलास शर्मा ने कहा था, रामविलास शर्मा ने कहा था। ठीक है, इन्हें तीक्ष्ण बुद्धि वाला किसने कहा था, तो रामविलास शर्मा ने कहा था। इस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला किन्हें कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। और किसने कहा था, तो रामविलास शर्मा ने कहा था। ठीक है, आगे। हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है, हिंदी आलोचना का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को। किसने कहा था, तो रामविलास शर्मा ने। इस बात पॉइंट को भी आपको याद रखना है, किसने कहा था, तो रामविलास शर्मा ने। और हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, आगे। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या करते हैं, हम सबको क्या सिखाते हैं, तो बातचीत करने की शैली हम सबको सिखाते हैं। किसके माध्यम से, बातचीत, जो हम सब पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसके माध्यम से बातचीत करने की शैली हम सबको सिखाते हैं। आगे। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। स्पीच का उद्देश्य क्या है, जो सुनने वाले लोग हैं उनको जोश और उत्साह पैदा करना, उनको मोटिवेट करना, जो लड़ सके। वह जब स्पीच इसीलिए तो दिया जाता है कि वो जोशीला हो जाए, उत्साहपूर्ण हो जाए, वो एकदम मोटिवेट हो जाए। ठीक है, आपको आगे। घरेलू बातचीत मन रमाने के लिए होती है, घरेलू बातचीत किस लिए होती है, मन रमाने के लिए होती है। ये ऑब्जेक्टिव में शायद ही आ सकता है कि घरेलू बातचीत किस चीज़ के लिए होती है, तो मन रमाने के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे। बातचीत के मुख्य पॉइंट यहाँ पे क्या क्या है, तो सबसे पहले बातचीत। यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों तक जानवरों के साथ रहे। उसने 16 वर्षों तक मनुष्य की बोली नहीं सुना था। 16 वर्षों बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। तो यहाँ पे आता है सवाल ये कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो 16 वर्षों तक मनुष्य का आवाज़ नहीं सुने थे, तो क्या हो जाएगा, रॉबिन्सन क्रूसो। क्या हो जाएगा, रॉबिन्सन क्रूसो हो जाएगा। ठीक है, और कितनों वर्षों तक नहीं सुने थे, तो 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक। उसके बाद 16 वर्षों के बाद किसके मुख से सुने थे, किसके मुंह से सुने थे, तो फ्राइडे के मुख से सुने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किनके अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन के अनुसार होता है। ठीक है, एडिसन के अनुसार असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों में ही होती है। किनके अनुसार असली बातचीत सिर्फ 2 ही लोगों में होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडिसन के अनुसार असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों में होती है। आगे बढ़ते हैं। तो एडिसन के अनुसार असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों में ही होती है, अर्थात जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। ये बात सही है। कोई भी आदमी अकेले में किसी से भी उतने अच्छे से बात नहीं कर सकता, अकेले में तो किसी से बात ही नहीं होता। और 4 या 5 आदमी के साथ ठीक से बोल नहीं, मतलब प्राइवेसी वाला चीज़ यहाँ पे आ गया। तो एडिसन के अनुसार 2 लोगों में ही मतलब ठीक ठाक से बात होता है। ठीक है, सह कानों में पड़ी बात खुल जाती है। ये पॉइंट है कि यहाँ पे इस चैप्टर का, सह कानों में कितनी कानों में पड़ी बात खुल जाती है, तो सह कानों में। आगे। जब 3 लोग एक साथ बात करते हैं तब त्रिकोण बन जाता है। 3 लोग जब एक साथ बात करते हैं तो क्या बन जाता है, त्रिकोण बन जाता है। ठीक है, आगे। बातचीत करने का अनेक प्रकार है, परंतु सबसे उत्तम तरीका है स्वयं से बात करना। बात करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, स्वयं से, खुद से बात करना सबसे उत्तम तरीका है। खुद से बात करना सबसे उत्तम तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसे सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है। ये सवाल आता है कौन से लोग हैं जिनके पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, मतलब कि बात करने का हुनर है, तो कौन से लोग हैं, यूरोप वाले लोग। ठीक है, और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को क्या कहा जाता है, तो सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन टॉपिक आ गया, लोगों के बीच बातचीत, मतलब किन लोगों के बीच में क्या बातचीत होती है, कैसी बातचीत होती है, इसके बारे में अब यहाँ पे
बात किया जाएगा। तो दो लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? तो असली बातचीत, मतलब दो लोग जब बात करते हैं तो वो असली बातचीत होती है, ठीक है। उसके बाद तीन लोग जब बात करते हैं तो उससे क्या कहा जाता है? अंगूठी का नाग कहा जाता है। उसके बाद जब चार लोग बात करते हैं तो क्या कहा जाता है? उसे फॉर्मेलिटी कहा जाता है। उसके बाद जब चार से अधिक लोग बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? राम रमोवल कहा जाता है। एक बार फिर से हम रिवीजन कराते हैं। दो लोगों के बीच बातचीत को क्या कहा जाता है? असली बातचीत। तीन लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? अंगूठी का नाग। चार लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? फॉर्मेलिटी। चार से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? राम रमोवल। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दो बूढ़ों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? मतलब क्या बात करते हैं? तो जमाने की शिकायत करते हैं। दो बूढ़े जमाने की शिकायत करते हैं, ठीक है। दो हम सहेलियों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? रास का समुद्र उजाड़ आता है। जब दो हम सहेलियाँ बात करते हैं तो रास का समुद्र उमड़ आता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आता है, इसे याद करना जरूरी है। उसके बाद दो बूढ़ियों जब बात करते हैं तो क्या होता है? बहू बेटी या फिर बेटों का गिला शिकवा बातचीत में किया। जो बूढ़ियों के बीच की बातचीत क्या कहा जाता है? बहू बेटी के बारे में बात करेंगे या फिर बेटे का गिला शिकवा बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब बात किया जाए 25 से अधिक उम्र वाले, तो 25 से अधिक उम्र वाले बातचीत को क्या कहा जाता है? सगर्भित कहते हैं। 25 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जब बात करते हैं तो उसे सगर्भित कहते हैं। उसके बाद 25 से कम उम्र वाले व्यक्ति की बातचीत को क्या कहा जाता है? दिल बहलाव होता है और ताजगी रहती है, जिसका उससे 10 गुना ज़्यादा होता है, जिसका स्वभाव उससे 10 गुना ज़्यादा होता है। तो दिल बहलाव होता है कि मतलब किस उम्र वाले व्यक्ति में होता है? तो 25 से कम उम्र वाले व्यक्ति की बातचीत में होता है दिल बहलाव और ताजगी, और 25 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति में सगर्भित होता है, ठीक है। उसके बाद स्कूल के लड़के कैसी बात करते हैं? तो अपने उस्ताद की शिकायत या फिर तारीफ, मतलब अपने टीचर की बड़ाई करेंगे या फिर बुराई करेंगे। ये कौन करते हैं? स्कूल के लड़के के बारे में। उसके बाद क्या दिया गया? आधुनिक शुष्क पंडित। आधुनिक शुष्क पंडित के बातचीत को क्या कहा जाता है? शास्त्रार्थ कहा जाता है। इसे भी याद करना जरूरी है। आधुनिक शुष्क पंडित के बातचीत को क्या कहा जाता है? शास्त्रार्थ कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा? ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। उसके बाद बातचीत में कला वक्ता को नाज नखरा दिखाने का मौका नहीं दिया जाता। तो नाज नखरा दिखाने का मौका सिर्फ किस में दिया जाता है? स्पीच में, यानी भाषण में। लेकिन बातचीत में नाज नखरा दिखाने का मौका नहीं दिया जाता। जैसे कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस तरह से नाज नखरा दिखाने का मौका बातचीत में नहीं दिया जाता। किस में दिया जाता? सिर्फ स्पीच में दिया जाता। आगे, हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकाही होती है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में क्या होती है? बतकाही होती है। मतलब बतकाही, इस तरह से उस तरह से, मतलब बात को काटते रहेंगे बैठकर। उसके बाद मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अभी मैंने बताया था अवाक होकर स्वयं से बात करना या फिर अपने आप से बातचीत करना। मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका यही है बात करने का, खुद से बात करना, ठीक है। आगे, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसे ऑब्जेक्टिव के लिए इसे रट जाना जरूरी है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। आत्मीयता, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। उसके बाद नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। तो ये रहा पूरा क्लास 12 का चैप्टर 1 बातचीत का पूरा संपूर्ण अर्थ प्लस लेखक परिचय। इससे आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मतलब बनने वाले हैं। 1-2 छूट सकते हैं लेकिन अधिकतर 99% बन जाएंगे, मेरा ये वादा है।